नमस्कार, मैं हूं नगमा और ये है एनडीटीवी दुनिया यानी दुनिया की खबर भारत की नज़र से। तो अगले आधे घंटे आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेशनल खबरों का सार। सबसे पहले आज की लीड खबर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं का भारत में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में आज इसके विरोध में प्रदर्शन हुए और बांग्लादेश से कहा गया कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। प्रदर्शन विदेश में भी हुए हैं। कनाडा के मॉन्ट्रियल में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आए और बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर नाराजगी जताई है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद माहौल और बिगड़ा है। कट्टरपंथियों के हिंदू समुदाय पर हमले बढ़े हैं, लेकिन हिंदू समुदाय भी सड़कों पर आकर अपना विरोध जता रहा है। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, जिसमें तकरीबन 8% हिंदू हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से लगभग 50 जिलों में फैले हिंदुओं पर 200 से ज़्यादा हमले हुए हैं और ये शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हुआ है। हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं और ये एक अनुमान है कि करीब 200 हमले हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं हम कुछ और तस्वीरें अलग अलग जगहों की। यहाँ पर भारत में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। हिंदू संगठनों ने अगरतला में बांग्लादेश के सह उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन देकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग की है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया है, जिससे भारत में नाराजगी है। इसके खिलाफ हिंदू संघर्ष समिति नाम के संगठन ने पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया और हिंदुओं को निशाना बनाने पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। रिसेंटली वहाँ का गवर्नमेंट को जोर जबरदस्ती करके भगाया गया है, मतलब बलपूर्वक। तो वहाँ ये घटना होने के बाद वहाँ का जो संख्यालघु के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है ये पूरा विश्व जानता है। इसके अगेंस्ट में पूरा भारत एवं विश्व में सब जगह में जो बांग्लादेश के ऊपर जो कांड हो रहे हैं इसके अगेंस्ट पे सब जगह पे हम लोग ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हिंदू समाज बांग्लादेश में जो अत्याचारित हो रहा है, कुछ दिन पहले आपने सुना है चिटागांग में हजारी गली में हजारों हिंदू लोगों को अरेस्ट किया है, उसको अभी तक जेल में है। जो हिंदू बांग्लादेश में अत्याचारित हो रहा है, जो मठ मंदिर लूटपाट हो रहा है, इसके अगेंस्ट में हम लोग आज प्रोटेस्ट रैली यहाँ पे किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं, जो ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, उसमें एक पहलू तो ये भी है कि बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं और बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ बंगाल में अगरतला में इलाज कराने के लिए आते हैं, यानी कि उनकी जो मेडिकल नीड्स है उसके लिए वो भारत आते रहे हैं। लेकिन अब उनका आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं उसके बाद यहाँ विरोध हो रहा है। फिलहाल अगरतला के एक बड़े निजी अस्पताल ने बांग्लादेशियों के इलाज पर पाबंदी लगा दी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर इसे लेकर विरोध हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि बांग्लादेश से आ रहे लोगों का यहाँ पर इलाज नहीं होगा। जो आप समझते हैं उस देश के, उस प्रदेश के, बांग्लादेश के लोगों को अभी सर्व नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ना हमारा अपमान किया है, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है। इसी भावना के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उस देश के लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हैं और उनको सर्व नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला इतना बिगड़ रहा है कि असम के कई कारोबारियों ने बांग्लादेश के कारोबार बंद कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ श्रीभूमि ज़िले के कारोबारियों ने सीमा के ज़रिए
व्यापार रोकने का फैसला ले लिया है। बांग्लादेश और भारत के बीच और ख़ास करके असम और भारत का जो उत्तर पूर्व है वहाँ पे जो व्यापार होता है उस पर असर पड़ने लगा है। दक्षिणी असम में सुतारकंडी बॉर्डर के जरिए कारोबार होता रहा है, लेकिन अब इस पर रोक लग रही है। जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियों का, ट्रकों का काफिला रुका हुआ है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने खुद चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए हैं, तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित हैं। और हम लोग का जो प्रेयर है बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालें। तो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि उन्हें ये विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री इसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस बीच अगरतला में जो हुआ वहां उसके बाद बांग्लादेश का जो सह उच्चायोग है उसने एक बयान जारी किया है और इस बयान में कहा है कि उनके परिसर में घुसने की घटना अफसोसनाक है। किसी भी हालत में राजनयिक संपत्ति को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से 2 और इस्कॉन से जुड़े प्रीस्ट्स जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद से जो हालात बने हैं और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लग गए हैं। बार बार ये मांग उठ रही है कि इस्कॉन को जिस तरह से निशाना बनाया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, बल्कि ये आवाज़ अब विदेशों से भी आ रही है। हमने आपको कनाडा की तस्वीर दिखाई, इसके पहले अमेरिका में जो भारतीय मूल के अमेरिकी रहते हैं वहाँ के संगठनों ने भी ये आवाज़ उठाई है, राष्ट्रपति से कहा है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। और ये जो तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं वीना सीकरी। वीना सीकरी बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही हैं। वीना सीकरी जी, आपने तस्वीरें देखी होंगी जो बांग्लादेश से आ रही हैं और जिस तरह की हिंसा वहां पर दिखाई दे रही है उसके जवाब में अब यहाँ विरोध प्रदर्शन भी बढ़ गए हैं और जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं जैसे असम हमने देखा, अगरतला देखा, यहाँ विरोध प्रदर्शन है, कारोबार पे असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि अलग अलग जगहों से आवाज़ उठ रही है हस्तक्षेप करने की, भारत सरकार से भी ये उम्मीद है कि वो इसमें कुछ करे, पर भारत सरकार के पास कितना और क्या विकल्प है यहाँ पर दबाव बनाने का वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है? जी, भारत सरकार को ज़रूर इसके बारे में बहुत चिंता है और शुरू पहले दिन से आप जानेंगे 8 अगस्त को जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइज़र के रोल में शपथ ग्रहण की थी, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको एक मैसेज भेजा था, संदेशा भेजा था कि हम आपके सरकार के साथ काम करने को तैयार हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि हमें फिक्र है कि संख्यकों का वहाँ पे क्या हो रहा है और उन्होंने ये कहा था कि आप इनका ख्याल रखिए। तब उस वक्त क्योंकि 5 अगस्त को जब शेख हसीना जी वहाँ छोड़ के भारत आई थी, उस दिन से सबसे बड़ी बात जो हुई थी कि माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स हुए थे, ब्रूटल रेप्स, किलिंग्स, उनके घर जला दिए गए थे। उस वक्त मोहम्मद यूनुस ने खुद हमारे प्रधानमंत्री से कहा था टेलीफोन पे कि नहीं, मैं इनका ख्याल रखूंगा, मैं चाहता हूं कि लेकिन अभी जो स्थिति नजर आ रही है वीना सीकरी जी, उसके बाद क्या लगता है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं और जो आंतरिक कूटनीति है उसे ठीक तौर पे वो संभाल नहीं पा रही है? क्या चीजें उनके कंट्रोल के बाहर हैं?
नहीं, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी सरकार तैयार है काम करने के लिए, लेकिन प्रोफेसर यूनुस की सरकार से कंप्लीट डिनायल है। वो मानते ही नहीं है कि ये अल्पसंख्यकों की बात है। वो कहते हैं हमारे पास पूरी कम्युनल हार्मनी है, और ये जो चिन्मय जी हैं, चिन्मय कृष्णदास कहते हैं उनका तो सिडिशन का केस है, वो तो अलग केस है। तो वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे किसी भी तरह के कम्युनल प्रॉब्लम है, और इसी वजह से जो उनसे बातचीत होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं हो रही है कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम। और वो जो ये जो चिन्मय कृष्णदास जी हैं, जहाँ तक बांग्लादेश सरकार की बात है, वो तो सिर्फ लॉयर की बात करते हैं कि उनका देहांत हुआ है, उसके बारे में हम केस कर रहे हैं, और ये तो बताते ही नहीं है कि जो 2 मॉन्क्स गए थे चिन्मय कृष्णदास से मिलने के लिए, उनको भी जब्त कर दिया गया, उनको भी अरेस्ट कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक बांग्लादेश सरकार में ये एहसास ना होए कि ये एक वाकई एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के पहले ही कहा था कि बांग्लादेश में कियोस है, बांग्लादेश में हिंदुओं और क्रिश्चियंस के खिलाफ बारबैरिक अटैक्स हो रहे हैं, उन्होंने तभी जिक्र किया था। तो ये प्रॉब्लम अगस्त से चली आ रही है, 3 महीने से ज्यादा हो तो गए। जैसा आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रही हैं वीना सीकरी जी, जो आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें कि उन्होंने पहले ही कहा था, लेकिन अमेरिका की जो मौजूदा प्रशासन है, उन्होंने मोहम्मद यूनुस की काफ़ी तारीफ की और ये भी खबरें आई कि अमेरिका की शय पर ही ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते हैं जनवरी में, 20 जनवरी को, तो किस तरह के बदलाव की और हस्तक्षेप की उम्मीद है? बल्कि वहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप से भी, जो बाइडेन से भी, कि वो हस्तक्षेप करें। देखिए, सारे देशों की नजर इसी प्रॉब्लम पे है कि बांग्लादेश की सरकार कुछ करती है कि नहीं। जरूर अगर ये ऐसा रवैया करते रहें तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और अन्य जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, फॉर्मर अमेरिकन कमिश्नर फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स, सब ने इसके ऊपर जोर दिया है। और बांग्लादेश में अभी इनको इस पे जरूर, उन सेक्युलरिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनको अल्पसंख्यकों के लिए एक्शन लेना चाहिए। और ये जो उन्होंने चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट किया, वो इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने 8 पॉइंट की एक मांग की है बांग्लादेश सरकार के सामने कि माइनॉरिटीज के लिए एक लॉ किया जाए, जी। और माइनॉरिटीज के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई जाए। बिल्कुल आसान साधारण चीजें, पर लेकिन क्या इसके लग रहा है बारे कि वहां पे ये होगा? क्योंकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से ही, या शायद वहां से भी ये आवाज उठी थी कि सेक्युलरिज्म शब्द जो है वो हटा दिया जाना चाहिए, और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो इस तरह की हिंसा वहां देखी गई है, उसमें क्या लगता है कि कट्टरपंथ में घिरता जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, ये तो बिल्कुल जाहिर है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं संभाल पा रहे हैं कि वो कंट्रोल में है ही नहीं। जी। असली कंट्रोल जो है वो इस्लामिस्ट के हाथ में है। जमात-ए इस्लामी, हिज़्बुत तहरीर, ऐसे जो ग्रुप्स हैं, वो तो बिल्कुल हिज़्बुत तहरीर तो अभी इंटरिम एडवाइजर के मेंबर बन गए, इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर बन गए हैं। जी। और क़ायदे-ए-इस्लाम के चीफ जो हैं वो भी इंटरिम गवर्नमेंट सरकार के मेंबर हैं, एडवाइजर हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर जरूर हों, लेकिन उनके हाथ में कोई भी सत्ता नहीं है। तो और वे आप कह रही हैं कि वो एक तो डिनायल में भी हैं, दूसरी ये कि उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, कंट्रोल के बाहर हैं, और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो सरकार में हैं शामिल, इसलिए वहाँ पर इस तरह के केओस है। वीना सीकरी हमारे साथ बनी रहिए। एक और खबर, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर पे भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे, और बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की। बांग्लादेश में समस्या है। पाकिस्तान से भी पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी इमरान खान के समर्थकों की, लेकिन और भी परेशानियां हैं वहां पर, और हिंसा अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा रही है। ताज़ा खबर यह है कि आतंकवाद रोधी अदालत ATC ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 7 नए मामलों में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके समर्थकों का इस्लामाबाद कूच काम नहीं आया, जहां इमरान खान की रिहाई की मांग की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान में संघर्ष और अशांति कई और भी हैं। शिया सुन्नी टकराव जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की गिरफ्त में है। खास तौर पर कुर्रम जिला, जहां पर 21 नवंबर से शिया सुन्नी टकराव अपने चरम पर है। यहां बगान शहर में 45 शियाओं की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से अब तक 130 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले खबर हालांकि ये आई है कि कुर्रम में संघर्ष विराम हो गया है। डेप्यूटी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन कई दिनों से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जगह जगह सड़कें बंद हैं।
आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है। मोबाइल काम नहीं कर रहे, ज़रूरी सामानों की कमी है क्योंकि अलीजाई और बागान कबीलों की लड़ाई से हर तरफ अशांति है। कुछ दिन पहले कुर्रम में पाराचिनार के पास गाड़ियों के एक काफिले पर हमला किया गया था। उसके बाद से ही माहौल और ज़्यादा बिगड़ गया। रविवार को 6 लोग मारे गए और 8 जख्मी हुए। आपको बता दें, ग्राफिक के जरिए दिखाना चाहेंगे कि क्या वहाँ पे आबादी है शियाओं की। कुर्रम में तकरीबन 8 लाख की आबादी में से 99% लोग पख्तून हैं, जो तूरी, बंगश, जायमुश्त, मंगाल, मुकबाल और मसूजाई कबीलों से हैं। इनमें से तूरी और कुछ बंगश शिया हैं और बाकी सुन्नी मुसलमान हैं। इनके बीच अक्सर संघर्ष होते हैं। पाकिस्तान के चुनावी आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुर्रम ज़िले की जो आबादी है 45% आबादी शिया है, जो कि पाकिस्तान में उनकी कुल आबादी से 3 गुना है। तो ये हालात बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे किस तरह से खैर वापस लौटेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वीना सीकरी हमारे साथ हैं। वीना सीकरी, पाकिस्तान में हमने सड़कों पर इमरान खान के समर्थन में पहले बड़ी बड़ी भीड़ देखी, लेकिन वहाँ कुछ उसके बावजूद नहीं हुआ है। उनको न्यायिक हिरासत में और मामलों में भी भेजा गया, पर कई इलाके हैं टकराव के और एक हिंसा और खूनी संघर्ष देखा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर ये संघर्ष जो है अब ज़्यादा भीषण हो गया है। हालांकि इसका इतिहास भी रहा है, तो ये परेशानी और बढ़ा रहा है पाकिस्तान की इस वक्त। जी, ये जो शिया सुन्नी का संघर्ष है, ये बहुत ही पुराना है और ये बिल्कुल आपस में जैसे एक साथ रह भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया कि इस कुर्रम प्रोविंस में ये एरिया जो था बिल्कुल शुरू से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के टाइम से ये फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज में गिना जाता था और फिर इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं हुई थी, कोई गवर्नेंस ही नहीं थी, बहुत ही गरीबी थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी। अब 6 साल ही हुए हैं 2018 से ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में आ गए हैं। थोड़ा सा इसमें गवर्नेंस हुआ है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि हालांकि शिया की मेजॉरिटी हो कई एरियाज में, बट सुन्नी कंट्रोल पूरा सुन्नी के हाथों में है और इसलिए जिन एरियाज में शिया की अच्छे खासे लोग परसेंटेज हैं, उनको भी कोई डेवलपमेंट नहीं मिल रही है, कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है, कोई अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं। तो शिया और सुन्नी रिलीजियस डिफरेंस के एडिशन उन केस में मैं ये कहती हूँ कि ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये भी जी। बहुत ही बिल्कुल बुरे हैं और ये शिया सुन्नी का जो क्लैशेस है ये बिल्कुल इतना अफसोसजनक बात है कि बिल्कुल देख के ही बुरा लगता है कि कैसे ये दोनों सेक्स जो हैं इनके कैसे शुरू से ही ऐसे हालात रहे हैं और अभी 21st सेंचुरी में भी कुछ भी सुधार नहीं आया है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान देगी और अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेगी कि शिया सुन्नियों के बीच कुछ समझौता तो हो और अपनी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराएं और उधर प्रॉस्पेरिटी लाएं, तभी कुछ फर्क पड़ेगा, वरना तो हालात ऐसे ही रहेंगे। और ये जो हालात बुरे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे समस्याएं और भी बढ़ रही हैं। शुक्रिया आपका वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे भारत के दोनों तरफ एक बांग्लादेश में एक अलग संघर्ष दिखाई दे रहा है और हिंसा दिखाई दे रही है। भारत को इसकी चिंता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बुरे बने हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी खूनी संघर्ष है, उनकी अपनी चुनौतियाँ हैं, अब अर्थव्यवस्था की भी चुनौतियाँ हैं और एक यहाँ पे अशांति भी लगातार बनी हुई है। देख रहे हैं आप एनडीटीवी दुनिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ खबरें वॉर जोन से, यानी कि यूक्रेन और सीरिया में भी क्या चल रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं जॉर्जिया की तस्वीर। जॉर्जिया में भी एक विरोध चल रहा है। वहाँ की राजधानी तिब्लिसी में सरकार के खिलाफ चौथे दिन प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सोमवार को पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई। ये जॉर्जिया की राजधानी से तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस की कार्रवाई दिखाई दे रही है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। तकरीबन 220 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोग सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए बातचीत रोक दी है। प्रदर्शनकारी जॉर्जिया की संसद के बाहर जमा हुए।
पुलिस से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी गई और पानी की बौछारों से उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने to brief you, our Deputy Minister, Alexander Marchenko. पुलिस ने मेट्रो स्टेशन की तरफ भागकर एक शख्स को पकड़ा जो चिल्लाता रहा कि वो प्रेस से है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और सब कुछ बेकार रहा। तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है। और अब देखते हैं कुछ खबरें वॉर फ्रंट से। सबसे पहले यूक्रेन फ्रंट पे चलते हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध और भी भड़क गया। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी प्लांट पर भी हाल ही में हमला बोला, जिससे यूक्रेन के कई हिस्से अंधेरे में चले गए। और इससे पहले अमेरिका ने कीव को अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। तो अब ऐसे में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज यूक्रेन को अपना समर्थन देने के लिए कीव पहुंच गए हैं और 2 साल में पहली बार यूक्रेन की वो यात्रा पर हैं। वो ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे हैं। दिखा रहे हैं आपको ओलाफ शोल्ज की तस्वीरें जब वो कीव पहुंचे और ट्रेन के जरिए पहुंचे। कीव पहुंचकर वो शहीद मेमोरियल भी गए। कीव पहुंचकर वो शहीद मेमोरियल गए और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ शहीद मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी फोन पे बातचीत हुई थी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत करने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसकी काफ़ी आलोचना की थी। ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में वो इस महीने 65 करोड़ यूरो की और फौजी सहायता के बारे में ऐलान करेंगे और साथ ही ये भी कहा है कि यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है। यानी वो ये दिखाने आए हैं कि कैसे यूरोप अभी भी यूक्रेन के साथ है और उसका साथ बना रहेगा। और आइए अब दिखाते हैं आपको खबर एलेपो से। लेबनान और गाज़ा के साथ साथ एक और फ्रंट सीरिया में भी खुला हुआ है। सीरिया जो सालों से युद्ध झेल रहा है, वहाँ पे शहर दर शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं सीरिया के शहरों की तस्वीरें। एलेपो का भी यही हाल है, जहाँ तहाँ पड़ा हुआ मलबा है, खंडहर में बदली हुई इमारतें हैं और जली हुई गाड़ियाँ हैं। सीरिया का शहर इदलीब की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीरियन सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक आग बुझाने में लगे हुए हैं और जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। बच्चों और महिलाओं को इमारतों से बाहर निकाला जा रहा है। इदलीब पर सरकारी फौज के हवाई हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और 11 लोग जख्मी हुए हैं। ये सिर्फ इदलीब का हाल नहीं है, एलेपो के आसपास भी हमले जारी हैं। सिटी सेंटर पर बने एक अस्पताल पर हमले में 12 लोगों की जान चली गई है। ये थी तस्वीरें कुछ युद्ध जोन से, जिसमें कि सीरिया भी है, जिसमें यूक्रेन भी है। और अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको दुनिया की कुछ और खबरें। बोरा तूफान की वजह से ग्रीस का लगातार दूसरे दिन भी बुरा हाल रहा है। रोड्स द्वीप में भारी बारिश हो रही है। बारिश का पानी घरों पे और दुकानों पे और सड़कों पे भरा हुआ है। हालांकि इसमें किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन मदद के लिए फायर सर्विस के पास लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं। लैलिसोस शहर में बाढ़ का पानी कारों तक को, गाड़ियों को बहाकर ले गया है। तो ये रहा दुनिया का हाल आज के लिए। नमस्कार।